जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की सीरीज में आज हम लोगों का टॉपिक है प्रमुख समितियां। संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी, इंपॉर्टेंट कमेटी थी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो संविधान सभा हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी मांग कब हुई वो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में उसका गठन कब हुआ वो हम लोग पढ़ चुके हैं। कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित हुई थी वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में संविधान सभा ने क्या क्या काम किए, किस तरीके से काम किया, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का ये जो टॉपिक है हम लोगों का, इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मेंस से रिलेटेड, प्योरली मेंस से रिलेटेड। उसमें प्रीलिम्स का कुछ भी मैटर नहीं रहेगा, वो सिर्फ मेंस में आएगा। ये सब समझने के बाद में ये जो 4 वीडियो हैं, इसको देखने के बाद में भी वही देखना, इसको देखने के बाद, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से हमको चलना है। अगर आप लोग इन वीडियो को नहीं देखते और डायरेक्ट उस वीडियो पे जाओगे तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा और वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो खत्म करने के बाद कल हम लोग मेंस के 2 टॉपिक डालने वाले हैं, 2 वीडियो रहेंगे उसके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए संविधान सभा की प्रमुख समितियां, इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो देखो संविधान सभा जब हमारी गठित हुई तो संविधान को बनाने के लिए हम लोगों ने अलग अलग समितियों को अलग अलग काम दिए। उनमें से 8 जो है वो बहुत बड़ी समितियां थी। बहुत बड़ी क्या, इतनी बड़ी नहीं, 8 बड़ी समिति थी और अन्य छोटी समितियां थी। तो 8 जो है मेजर कमिटीज थी और उसके बाद में जो अदर कमिटीज थी। तो हमको मेजर कमेटी के बारे में पढ़ना है और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पांडुलेखन समिति। तो प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी हम लोग बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट काम वो था। हालांकि सबके काम बटे हुए थे और सब इन लोगों ने जो प्रारूप बनाया वो सब ड्राफ्टिंग कमेटी के पास गया और उसने अपना एक ड्राफ्ट बनाया और इस तरीके से हम लोगों का संविधान बन के कंप्लीट हुआ। कब? 26 नवंबर 1949 को। हालांकि लागू कब किया था हम लोगों ने? पिछली बार हम लोगों ने देखा 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? प्रारूप समिति के बारे में, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में या पांडुलेखन समिति के बारे में। क्वेश्चन कैसा आएगा? ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? 5 मार्क्स का मेंस का क्वेश्चन सामने है आपके। आप इसको लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे आपके ऊपर डिपेंड है। कैसे लिखना मैं बताता हूं। देखो डायरेक्ट ये आएगा, प्रारूप समिति के मुख्य कार्य क्या थे, उसके सदस्यों के नाम लिखिए। सिंपल तरीके से, इतना सिंपल ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले भी। ठीक है, तो प्रारूप समिति के सामने क्या क्या चुनौतियां आई ये भी हो सकता है। तो जो संविधान सभा के सामने चुनौतियां आई वही चुनौतियां किसके सामने हो सकती है? तो प्रारूप समिति के सामने। तो अलग से रट्टा मारना नहीं अपने को कि प्रारूप समिति के सामने क्या चुनौतियां आई थी। तो बात को समझना। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आएगा प्रारूप समिति, तो उसका गठन लिखना आपको 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। देखो इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। इसमें सदस्य कितने थे? 7 सदस्य, 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष। तो आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए। काम क्या था इसका? संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी इसको। संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। एक क्वेश्चन मोस्ट MP 3 मार्क्स में आता है MPPSC मेंस में और हर एग्जाम में आता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि हमारी संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। आप डायरेक्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर लगाते हो या प्रारूप समिति लगा देते हो। तो प्रारंभिक प्रारूप जो तैयार किया गया था वो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। BN राव संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। अब ये जो BN राव ने हमारा प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप में 243 आर्टिकल थे और 13 उसमें क्या थी? अनुसूचियां थी। 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थी। यहां से मैं हटाता हूं, सिर्फ ये आप लोगों को बताने के लिए है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मतलब आधा अधूरा ज्ञान, वो लूसेंट वाला काम नहीं करना अपने को। अगर आपने लूसेंट पहले से पढ़ी हुई है, आप वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारी चीजें तो हम लोगों को समझने वाली है। हम तो रट्टा मारे जा रहे हैं, तो बात को समझना। ठीक है, हालांकि वो काम की चीज है, ऐसा नहीं है कि लूसेंट काम की नहीं है। तो ये 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थी। ये जो प्रारूप इन्होंने बनाया ये किसके पास गया? प्रारूप समिति के पास में। और फाइनली जो हमारा प्रारूप बना है वो प्रारूप समिति के द्वारा बनाया गया था। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है। देखो अब ये सदस्यों के नाम याद रखना है। N गोपालस्वामी अयंगर इसके सदस्य थे। फिर उसके बाद में अलादी कृष्ण स्वामी उसके सदस्य थे। K मुंशी सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब उसके सदस्य थे। N माधव राव उसके सदस्य थे और TT कृष्णमाचारी उसके सदस्य थे। बात को समझना क्या मैटर है। देखो ये जो डॉक्टर K मुंशी साहब है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि प्रारूप समिति में से ऐसा कौन सा सदस्य जो है वो क्या था? कांग्रेसी सदस्य था। क्योंकि इसमें क्या हुआ, मैक्सिमम लोग क्या थे? गैर कांग्रेसी थे। उनमें एकमात्र ऐसे सदस्य थे डॉक्टर K मुंशी जो कांग्रेसी सदस्य थे। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, जैसे मैंने यहां लिखा TT कृष्णमाचारी,
तो ये क्या हुआ, डीपी खेतान साहब पहले प्रारूप समिति में थे, लेकिन डीपी खेतान साहब की मृत्यु हो गई, तो इस वजह से क्या हुआ, टीटी कृष्णमाचारी को बाद में क्या बनाया गया, प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। और टीटी कृष्णमाचारी साहब भी क्या थे, कांग्रेस के ही सदस्य थे। तो इस तरीके से यदि हम लोग अब उसके बाद देखें, जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद, तो प्रारूप समिति में 2 सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस से थे। फिर ये एन माधवराव वाला क्या है, तो ये जो एन माधवराव साहब है, एक बीएल मित्र साहब इनके पहले थे सॉरी दोस्तों, बीएल मित्र साहब थे किसमें, प्रारूप समिति में। तो प्रारूप समिति में बीएल मित्र साहब सदस्य थे, लेकिन बाद में इन्होंने अस्वस्थ होने के कारण का हवाला देके इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने की वजह से इन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से एन माधवराव को चुना गया। अब आप लोग को नाम रट्टा मारना है, अगर कोई वनडे एग्जाम होती तो मैं आप जीके ट्रिक वाली जो सीरीज चल रही है उसमें डाल के आप लोगों का काम बना देता, लेकिन आपको यहां पर याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां मेंस में लिख कर आना है। ठीक है, आप देखो तो गोपाल कृष्ण और उसके बाद में माधवराव, सब भगवान के नाम आ रहे हैं, मुंशी जी, सादुल्ला, सैयद मोहम्मद, तो जितने भी भगवान है सब यहीं पर प्रकट हो गए हमारा संविधान बनाने के लिए, ऐसे याद रखना। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन थी अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। फिर यदि हम लोग बात करें, थोड़ा सा मोटा मोटा गणित में आप लोगों को बता देता हूं बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में। बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में मैं बताता हूं आप लोगों को। ये बहुत विवादित क्वेश्चन है, जो कभी कभी एग्जाम में सही माना जाता है, कभी गलत माना जाता है, कि बी आर अम्बेडकर साहब का चुनाव कहां से हुआ था। संविधान सभा में जब वो चुन के आए तो उनका संविधान सभा में चुनाव कहां से हुआ था, बंबई से हुआ, बंगाल से हुआ, या बंबई से हुआ। तो पहली बार दोस्तों है ना, ये कहा जाता है कि बंबई से जब वो चुनाव लड़े थे तो वह हार गए थे, लेकिन जब वो बंबई से बंगाल गए, तो बंगाल की बात करें हम लोग, तो बंगाल से उन्होंने चुनाव जीता। बंगाल से चुनाव जीतकर वो संविधान सभा में आए, और संविधान सभा में वो बंगाल में चुनाव जीते थे मुस्लिम लीग की सहायता से। ये एक क्या बोलते हैं आप कहानी देखो, मुस्लिम लीग की मदद से वो संविधान सभा में चुन के आए। मुस्लिम लीग ने क्यों मदद की थी, उसके पीछे की उनकी अपनी मंशा थी। आप लोग सभी जानते हैं कि मुस्लिम लीग की क्या मंशा थी। तो बंगाल प्रांत से वो चुन के आए, लेकिन अब देखो 1947 में क्या हुआ, हमारे देश का बंटवारा हो गया, हमारा देश आजाद हो गया, और साथ साथ में पाकिस्तान भी अपना एक प्रांत बन गया। अब मैंने उस दिन आपको बताना भूल गया मैं दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान का संविधान कितने टाइम में बना सर, तो बेटा पाकिस्तान का संविधान बनने में ना 25 साल लग गए। पाकिस्तान का संविधान बनने में 25 साल लगे हैं, मैं बताना भूल गया उस समय, मेरे को याद नहीं आया। पाकिस्तान हमारा संविधान जो आलोचना करते हैं ना कि 2 साल 11 माह 18 दिन में बने, तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क हमारे साथ में आजाद हुआ था उसका संविधान बनने में 25 साल लग गए। इसकी पूरी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, अगर आप लोग बोलोगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उसका, और अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो आप लोग गूगल करके देखना, आपको पूरी स्टोरी मिलेगी। ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान में चले गया, मतलब वो पाकिस्तान में चले गया, वो पाकिस्तान का हिस्सा आ गया। अब क्या करें, संविधान सभा के सदस्य ही नहीं रहे, तो फिर बात आती है कहां पर, वापस से। देखो ये जो बीजी खेर साहब थे, देखो बी एन राव साहब एक थे, बेनेगल नरसिंह राव, जो कि क्या थे, इन्होंने प्रारूप तैयार किया था। इनका ऐसा कहना था कि अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यदि संविधान में नहीं रहते हैं तो फिर संविधान सभा का ही कोई मतलब नहीं रहेगा। संविधान सभा में नहीं रहते तो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं रहते तो फिर उस असेंबली का ही कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए फिर क्या हुआ कि बीजी खेर साहब जो है, बाल गंगाधर खेर साहब जो है, जो हमारे भाषाई प्रांत के सब पहले भाषाई आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष भी थे, ये भी एक सदस्य थे, सॉरी ये सदस्य नहीं थे वहां के, मतलब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, एक नेता थे। इन्होंने क्या करा, जो ये बंबई को संभालने का काम कर रहे थे वहां पर, जब संविधान सभा वगैरह बनी थी, चुनाव हुए थे, तो ये बंबई देखने का काम इन्हीं का था। तो इन्होंने एम.आर. जयकर साहब, जो बंबई प्रांत से कहां पहुंचे, संविधान सभा में पहुंचे, उनको कहा कि आप त्यागपत्र दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। और जब एम.आर. जयकर साहब ने बीजी खेर साहब के कहने पर एम.आर. जयकर साहब ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में वापस से कहां से चुन के आए, आपके बी.आर. अम्बेडकर साहब बंबई से चुन के आए। तो अब फाइनली आंसर क्या करना है, आपको फाइनली आंसर बंबई ही लगा के आना है, अगर ऑप्शंस में आपको बंगाल प्रांत नहीं मिलता है तो, क्योंकि बंगाल प्रांत तो बाद में कहां चले गया, पूर्वी पाकिस्तान में चले गया था। तो फाइनली उन्होंने जो काम किया वो कहां से किया था, बंबई में चुनाव जीतने के बाद किया था। तो इन्होंने ये इस्तीफा दिया और उसके बाद में ये चुनाव जीत के आए। बी.आर. अम्बेडकर साहब को संविधान का पिता या संविधान फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ गया है। उनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, प्रीलिम्स में आया हुआ है, सब मेंस में नहीं आते। संविधान सभा की जननी किसने कहा, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों की एनटीपीसी तक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो संविधान सभा की जननी किसको कहा जाता है, तो आपके बी.आर. अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। यहां पर आप बोलोगे केवी राव क्यों लिखा है, तो संविधान सभा की जननी बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। यह किसने कहा,
तो केवी राव साहब ने कहा था, ये भी कोई संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इन्होंने कहा था। तो ये कहानी थी। बी आर अम्बेडकर साहब से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों को अलग से बना दूंगा, अगर आप लोग कहोगे तो। फिर बात है सर आप बार बार ऐसा क्यों बोलते हो, आप कहोगे तो आप कहोगे ही नहीं तो मैं क्या अपने मन से कुछ भी करते रहूंगा। अलग से कुछ चीजें इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो बोलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब इन्होंने जो भी काम किया, संविधान का प्रारूप बनाया, प्रारूप बनाने के बाद में संविधान सभा के सामने जाना पड़ेगा, तभी तो अपना काम होगा। तो ये मेंस में इतना कंटेंट डालना पड़ेगा यहां से लेकर यहां तक आपको। या आधुनिक मनु वगैरह नहीं डालना अपने को मेंस में, ध्यान रखना। हाँ, एक दो पॉइंट आप डाल सकते हो चाहो तो इसमें से, ये आधुनिक मनु कहा जाता ब्रैकेट में, वहां पर 3 मार्क्स में आता है, तो इसके अलावा ये नहीं डालना, ये और आपको ये कंटेंट डालना है। तो हमारा संविधान मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था 3 वाचन में पूरा हुआ था। कौन कौन सा? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन, अभी पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ, तो यह क्यों वहां पर डिस्कस करने के लिए जनता के सामने पेश किया गया हमारा संविधान का जो प्रारूप बना था कि इसमें कुछ संशोधन करना है तो बताइए हम लोगों को। 15 नवंबर से 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। फिर ये जो दूसरा वाला था, इसमें करीब 7,500 संशोधन आए थे, मैंने बताया था आप लोगों को जनता की तरफ से, और बहुत सारे हंसी मजाक वाले भी संशोधन थे, लेकिन उनमें से 2 से 2,500 संशोधन स्वीकार किए गए प्रारूप समिति के द्वारा। और फिर फाइनली 14 नवंबर से लेकर 1949 से लेकर के 26 नवंबर, अच्छा वाचन का मतलब होता है रीडिंग, ध्यान रखना इंग्लिश में। हाँ, बाइलिंगुअल चलेंगे अपन थोड़ा सा, अभी मैं इंग्लिश वाली चीजें भी बताऊंगा आप लोगों को। तो कहां चले गया, 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये वाचन पूरा हुआ, रीडिंग पूरी हुई, और इस तरीके से हमारे हाथ में एक संविधान बनके कंप्लीट हुआ था। ये सारा काम था किसका? प्रारूप समिति का। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये हिंदी में देख लेना आप एक बार, लेकिन मेरे पास लिखा हुआ इंग्लिश में, मैं आप लोगों को इनके नाम भी इंग्लिश में बता दूंगा। प्रारूप समिति के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी, और मुझे नहीं लगता कि इनका इंग्लिश में मुझे प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिखना चाहिए। देखो दोस्तों, अब अलग अलग जो कमेटियां थी जिन लोगों ने काम किया, तो पहले हम लोग बात करें जवाहरलाल नेहरू की। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? 3 मार्क्स में क्वेश्चन, तो आपको 3 पॉइंट्स तो लिखना पड़ेगा कम से कम, या 2 पॉइंट्स कम से कम अगर होते हैं तो जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? संघ शक्ति समिति पहला, तो दूसरा संघीय संविधान समिति, तीसरा आपकी राज्य समिति, स्टेट समिति, ठीक है। तो संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद में हम लोग बात करें प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और झंडा समिति, ब्रैकेट में लिखा तदर्थ, इसका मतलब होता है फ्लैग कमेटी एडहॉक, एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी। तो प्रक्रिया नियमन समिति, संचालन समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। तो ये 3 मार्क्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, टू द पॉइंट लिखना है आप लोगों को। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति। कभी कभी एक वर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। या फिर प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर वहां पर आपको माथापच्ची नहीं करना है कि अलग से आप सारा मैटर लिख रहे हो कि उन्होंने पूछा है ना सिर्फ आपसे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों आप माथापच्ची कर रहे हो जबरदस्ती का? 10 शब्द का बोला उन्होंने सीधे सीधे, लेकिन आपको जब कभी भी क्वेश्चन बड़ा है तो आपको 3 पॉइंट्स तो लिखना ही पड़ेंगे 3 मार्क्स में, ठीक है। तो इस तरीके से बात करें। फिर उसके बाद बात करें मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है मेंस में, तो देखना मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति सरदार पटेल। फिर बता रहा हूं, लास्ट में इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगा सारी चीजें इंग्लिश में, ध्यान रखना, बने रहना इंग्लिश वाले भी। हाँ, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति बनाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। तो इसके सबके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति, इसकी 5 उप समितियां थी, सब कमिटीज थी इसकी 5 उप समितियां, जिनमें से 2 याद रखना, बाकी आप लोगों को याद नहीं रखना। अगर याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। इससे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना मेंस में 5 मार्क्स में, पिछली बार 6 में आता था लेकिन अब 5 में आ रहा है, तो बना नहीं है, लेकिन हो सकता हो इन फ्यूचर बन जाए। तो इसकी उप समिति में एक मूल अधिकार उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी साहब, आचार्य जे.बी. कृपलानी साहब। अल्पसंख्यक समिति थी, उप समिति सॉरी, तो इसके थे H.C. मुखर्जी साहब। फिर उसके बाद बात करें कार्य संचालन समिति, ये तो अलग है, इसमें नहीं काउंट है। बोले 3 समितियां कहां गई उप समिति? फिर इतना काम का नहीं है, इसलिए आप लोग उसको क्या करिए, ड्रॉप कर सकते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी साहब। कार्य संचालन समिति सॉरी, कार्य संचालन समिति के के.एम. मुंशी साहब। फिर उसके बाद हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे कौन? एस वरदाचारी, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इसलिए मोस्ट एमपी है यह समिति। पहले कभी इससे कोई क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन इन फ्यूचर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। भाषाई प्रांत आयोग एस के डार, एस के धर नहीं है डार, ठीक है, ये भी सभा के सदस्य नहीं थे, इसलिए हम लोगों को याद रखना है इनके बारे में भी। तो ये था दोस्तों हमारा क्या
संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अब एक बार मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूं, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए। देखो, यूनियन पावर्स कमेटी, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद में यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। स्टेट कमेटी बता दिया मैंने। प्रक्रिया नियम संचालन समिति के बारे में मैं बताता हूं तुम लोगों को, आप लोगों को, सॉरी, फिर कहां चले गया आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, फिर कौन हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंडक्टिंग कमेटी या फिर अपन बोले इसको स्टेट्स कमेटी तो हो गया अपना, है ना। फिर स्ट्रीमिंग कमेटी, देखो संचालन समिति के लिए स्ट्रीमिंग कमेटी होगा, इंग्लिश में ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखना। फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी के लिए जो कमेटी है उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल है। फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी है जेबी कृपलानी है, और माइनॉरिटीज की जो सब कमेटी है उसके लिए आपके एचसी मुखर्जी साहब है ना। ये स्ट्रीमिंग कमेटी है। वर्क स्ट्रीमिंग कमेटी के लिए के एम मुंशी साहब हो गया, और ये चीजें अपने को याद रखना है। तो बने रहिए इंग्लिश में, ऐसा नहीं है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए इंग्लिश के लिए भी, ठीक है। तो ये जो कमिटीज थी ये याद रखना। 3 मार्कर के लिए मोस्ट आईएमपी, 5 मार्कर्स के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी, और आपकी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक कमेटी। 3-3 मार्क्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग क्या है ये कमेटी याद रखिए, और साथ ही साथ में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए नहीं, केवल मेंस के लिए रहेगा, ठीक है। समिति हो गया, फिर मेंस के जो क्वेश्चन रहेंगे वो कंप्लीट करेंगे, फिर प्रीलिम्स और मेंस के वापस हम लोग सीरीज चालू करेंगे। पहले मेंस के 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।